So today we are going to start a new chapter, determinant. अभी तक हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। तो मान लो कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक नंबर या एक एक्सप्रेशन को हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मान लो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ ऑफ ऑर्डर n बाई n। n बाई n लिख दिया, मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस डिटर्मिनेंट इज ए नंबर और एन एक्सप्रेशन विच इज गिवन बाई डिटर्मिनेंट A। मतलब मॉड A जैसा लिखते हैं, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट A। यहाँ पे A क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर या एक एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विथ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो मान लो कि मैट्रिक्स A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो इसमें बस एक ही एलिमेंट होगा A11। तो इस डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट A इक्वल टू A11, सिंपल A11। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे पूछ दे कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2, तो दिस इज 2। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ -2, तो दिस इज ऑल्सो -2। यहाँ ये मॉड नहीं है, दिस इज नॉट मॉड, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट लिखा है। डिटर्मिनेंट इज नॉट मॉड, डिटर्मिनेंट इज नॉट मॉड। अगर मॉड -2 होता तब 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट -2 है, तो क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा। ठीक है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो उसका एलिमेंट्स का फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट करेंगे इस सिंबल से, और कुछ इस तरह से लिखेंगे। डिटर्मिनेंट में हम इस साइन का यूज करते हैं, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। और इसका वैल्यू कुछ इस तरह से लिया जाता है कि यहाँ पे मेन डायगोनल कंसीडर करो, उनका प्रोडक्ट लो, तो मिलेगा A11 A22। फिर दूसरे वाले डायगोनल को लो, उसका प्रोडक्ट करो, तो मिलेगा A21 A12, और बीच में माइनस साइन लगा दो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि इस डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस दूसरे डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो इस तरह का मिल जाए 1 0 -1 2। तो इसमें हम लोग को पहले इस डायगोनल को कंसीडर करना है, तो 1 × 2 क्या मिलेगा, 2। फिर इसको कंसीडर करना है, तो -1 × 0, तो 0 होगा, तो क्या मिला, 2। एक और एग्जाम्पल ले जाए, 1 1 -1 2। तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1 × 2 2, फिर -1 × 1 -1, और बीच में एक माइनस साइन होना चाहिए, तो 2 -1 कितना मिलेगा, 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 मिले तो उसमें क्या करना है, पहले इस साइड में एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लो, और फिर माइनस इस साइड में जो एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट ले लो, और वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 के पहले हम लोग 2 टर्म्स पढ़ेंगे। उनमें से पहला टर्म है माइनस और दूसरा टर्म है कोफैक्टर्स, माइनस एंड कोफैक्टर्स। मान लो कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मीनिंग n/n। माइनर कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है कि माइनर ऑफ
element Aij equal to capital Mij. This is a determinant of a matrix which is obtained after leaving ith row and jth column of matrix A. This is a determinant of a matrix obtained after leaving ith row and jth कॉलम। ठीक है, बाद में जब एग्जाम्पल दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैनर के बाद में होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ Aij इज गिवन बाय कैपिटल Aij or sometimes capital Cij, and this is equal to mass 1 raised to the power of I plus j into Mij. तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij is given by capital Aij equal to capital Cij। दोनों में कोई एक यूज कर सकते हो, आइदर कैपिटल A या फिर कैपिटल C, इक्वल टू मास 1 का पावर I प्लस जे इंटू Mij। हम बोल सकते हैं कि कोफैक्टर इज मैनर विथ प्रॉपर साइन। जैसे माइनस 1 का पावर ऑड हो जाए तो -1 मिलेगा, मतलब नेगेटिव मिलेगा, और -1 का पावर इवन हो जाए तो मिलेगा +1 मीनिंग पॉजिटिव मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कोफैक्टर इक्वल टू मैनर इफ़ I प्लस जे इज इवन, और कोफैक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ मैनर इफ़ I प्लस जे इज ऑड। तो दिस इज इक्वल टू Mij if I plus j is positive, and this is equal to mass Mij if I plus j is negative। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं तो ये क्लियर होगा। मान लो कि एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2, जैसे कुछ इस तरह से 2 2 4 -1। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज M11, M11 बोलने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट, तो बच रहा है -1, तो -1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1 होगा। उस तरह से अगर M12 पूछा जाए, मतलब A12 के करस्पॉन्डिंग मैनर, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दें तो क्या मिलेगा 4, तो 4 का डिटर्मिनेंट विच इज 4। फिर अगर पूछा जाए कि व्हाट इज M21, तो M21 में क्या करो, मैट्रिक्स का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो क्या मिलेगा 2, तो उसका डिटर्मिनेंट मतलब 2। फिर M22, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, क्या मिलेगा 2, तो 2 का डिटर्मिनेंट विच इज 2। ये सब माइनस था। अब कोफैक्टर्स, अगर A11 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मांग ले तो कोफैक्टर होगा कैपिटल A11, जिसको हम लोग लिखेंगे मास 1 का पावर 1 + 1 इंटू M11। तो मास 1 का पावर 2 होगा, मतलब मास 1 का स्क्वायर जो कि +1 मिलेगा, और M11 कितना है, तो -1, तो अल्टीमेटली क्या मिला, -1। फिर अगर पूछा जाए कि A12 क्या होगा, तो मास 1 का पावर 1 + 2, तो मास 1 का पावर ऑड है मतलब माइनस, इंटू M12 होगा, तो अल्टीमेटली क्या मिला, -M12, और M12 है 4, तो -4। फिर A21 होगा मास 1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, तो मास 1 का पावर 2 + 1 ये -1, और M21 क्या है 2, तो -2। फिर A22 क्या मिलेगा, तो मास 1 का पावर 2 + 2 इंटू M22, तो मास 1 का पावर 2 + 2 इंटू M22 अगर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो M22 के बराबर ही मिलेगा। M22 कितना है, 2।
अगर तुमसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिलेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू -1 -2 और -4 इंटू 2 -8 मतलब -10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -10। अब ध्यान दो, अगर हम ऐसा ही दें A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12, मतलब फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं, तो देखो क्या मिलता है। A11 इज 2, कैपिटल A11 इज -1, A12 इज 2, कैपिटल A12 इज -4, तो -2 -8 कितना मिल गया, -10, एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए। फिर देखो, अगर सेकेंड रो के दोनों एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो, देखो क्या मिलेगा। तो सेकेंड रो का एलिमेंट्स होगा A21 और A22 और इनको मल्टीप्लाई कर दिए करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से और फिर ऐड कर दिए, तो देखो क्या मिलेगा। A21 क्या है, तो 4, और कैपिटल A21 क्या है, तो -2, तो 4 इंटू -2 प्लस A22 क्या है, तो A22 है -1 और कैपिटल A22 क्या है, तो 2, तो -8 -2 कितना मिला, -10, एंड दिस इज वंस अगेन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी रो के एलिमेंट्स को उनको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो इट गिव्स डिटर्मिनेंट ए। अच्छा, इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपैंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे ये जो हम किए हैं इसको कभी कभी लिखते हैं कि एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग सेकेंड रो। अगर मान लीजिए फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दें या सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दें तो उससे भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा। चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि कॉलम 2 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपैंडिंग अलोंग सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड किया जाए तो सेकेंड कॉलम में पहला एलिमेंट क्या होगा, तो A12, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, A22, कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स क्या होगा, कैपिटल A12 कैपिटल A22 और प्लस कर दो। A12 इज 2, कैपिटल A12 इज -4 प्लस A22 इज -1 और कैपिटल A22 इज 2, तो क्या मिला, -8 -2 -10 मीनिंग डिटर्मिनेंट ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं, उससे वैल्यू सेम ही मिलेगा। मतलब हम लोग के पास फ्रीडम मिल गया, फ्रीडम मिल गया कि हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा उसी के अलोंग एक्सपैंड करना चाहिए। जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा उसी के अलोंग हमें डिटर्मिनेंट को क्या करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए। ये चीज़ और क्लियर होगा जब हम लोग एक डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल लेंगे जिसका ऑर्डर 3 होगा। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इस बार हम लोग एक मैट्रिक्स लिए जिसका ऑर्डर है 3/3। इससे करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 1 0 1 0 1 -1 0 2 1। तो मैट्रिक्स का सिंबल ऐसा होता है, डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसा होता है। अब हमें डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालना है और हर एलिमेंट का मैनर और कोफैक्टर भी बताना है। तो लेट अस कैलकुलेट मैनर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो सबसे पहले इस एलिमेंट का मैनर, तो उसका
नाम होगा M11। M11 का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो और जो बच जाए उसका डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, बचा इतना दो, इसका डिटर्मिनेंट मतलब कि 1 -1 2 1 का डिटर्मिनेंट। और इसको एक्सपैंड करना जानते हो, तो 1 × 1 1, 2 × -1 -2 और पहले से एक माइनस, तो क्या मिला 3। इसके बाद इस एलिमेंट का मैनर, उसका नाम होगा M12। M12 बोलने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दो। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को अगर छोड़ दें तो बच रहा है 0 -1 0 1, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 0 -1 0 1। एक्सपैंड करो तो 0 × 1 0, 0 × -1 0, 0 - 0 इज 0। ठीक है। फिर इस एलिमेंट का मैनर M13। M13 मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो क्या मिलेगा, तो 0 1 0 2 का डिटर्मिनेंट। अब मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ। तो 0 1 0 2 का अगर डिटर्मिनेंट मिले तो 0 × 2 0, 0 × 1 0 और 0 - 0 क्या होगा, 0। तो M13 क्या मिल गया, 0। अब इसका मैनर, तो इसका मैनर क्या होगा, तो उसका नाम होगा M21। तो 0 1 2 1 मिलेगा, तो 0 1 2 1 का डिटर्मिनेंट, तो 0 × 1 0, 2 × 1 2, तो 0 - 2 हुआ, क्या मिला, -2। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ। M21 का मतलब ये हुआ कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो बच जा रहा है उसका डिटर्मिनेंट। तो क्या बच जा रहा है, 0 1 और 2 1, तो 0 × 1 0, 2 × 1 2, तो 0 - 2 इज -2। तो M21 हुआ -2। ठीक है। उसी तरह से M22 क्या होगा, तो M22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिए, तो 1 1 0 1 का डिटर्मिनेंट, तो 1 × 1 1, 0 × 1 0, तो क्या मिला, 1। फिर M23। M23 का मतलब हुआ सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिए, तो 1 0 0 2 बचा, तो 1 × 2 2, 0 × 0 0, तो 2 मिला। ठीक है। इसके बाद M31। M31 का मतलब हुआ कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, तो 0 1 1 -1 का डिटर्मिनेंट, तो 0 × -1 इज 0, 1 × 1 इज 1, तो 0 -1 क्या मिला, -1। फिर M32। तो M32 के लिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, तो 1 1 0 -1 का डिटर्मिनेंट, तो 1 × -1 -1, 0 × 1 0, तो -1 -0 इज -1। फिर M33। तो M33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिए, तो इधर 1 × 1 इधर 0 × 0, तो 1 -0, तो 1 -0 क्या होगा, 1। ठीक है, माइनस मिल गया। माइनस के लिए कुछ नहीं करना है। अगर MIJ बताना है तो ith रो jth कॉलम को छोड़ दो, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, तो आराम से निकाल सकते हैं। अब हम लोग कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो उसका जो कोफैक्टर होगा इसको हम C11 भी लिख सकते हैं और कैपिटल A11 भी लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए C11। तो C11 का मतलब होगा मास 1 का पावर 1 + 1 × M11। तो मास 1 का पावर इवन हो गया, मतलब +1 × M11, तो M11 मिला। और M11 का वैल्यू क्या है, 3। C11 के बाद में हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे C12। मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इसको क्या लिखेंगे, मास 1 का पावर 1 + 2 M12। तो मास 1 का पावर
ऑड, ये -1, लेकिन -M12, M12 क्या है 0, तो -0 ही 0 ही। इसके बाद 313, अब अगर हम कोफैक्टर निकाल चुके हैं तो वी कैन एक्सपैंड डिटर्मिनेंट ए। तो अगर इस डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालना है तो इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लो। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो उस रो या उस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करना चाहिए। देखो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, तो हम लोगों को फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करना चाहिए। और एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, तो जिस रो या जिस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं उस रो के सारे एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो उससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसा किए कि एक्सपैंड कर दिए अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम, तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम को लिख दिए C1 मीन्स कॉलम 1। तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दें तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू होगा A11 इंटू C11 प्लस A21 इंटू C21 प्लस A31 इंटू C31। फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स का फॉर्म होगा A11, A21, A31, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स होंगे C11, C21, C31। ठीक है, A11 क्या है 1 और C11 क्या है, तो C11 है 3। A21 क्या है 0, तो 0 इंटू कुछ भी 0। A31 क्या है 0, तो 0 इंटू कुछ भी 0, तो क्या मिला 3। तो डिटर्मिनेंट A इज 3। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है उसी रो या उसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करें। तुम चाहो तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हो, ऑब्वियसली उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लो कि किसी बच्चे का मन हो गया कि वो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करे, तो एक्सपैंड कर सकता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही आएगा, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो लेट अस एक्सपैंड अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1, जिसको हम लिखते हैं R1। तो रो 1 के अलॉन्ग अगर एक्सपैंड करें तो डिटर्मिनेंट A, रो 1 में एलिमेंट्स क्या क्या होगा, A11, A12, A13। तो एलिमेंट्स हुआ A11, A12, A13। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स क्या होगा, तो C11, C12, C13, तीनों को ऐड करना है। A11 क्या है, तो 1। C11 क्या है, तो C11 है 3, तो 1 इंटू 3 प्लस A12 क्या है 0, और C12 क्या है, करने की जरूरत नहीं है। A12 0 है तो 0 इंटू कुछ भी 0, फिर A13 क्या है 1, और C13 क्या है, तो 0, तो 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 क्या मिला 3। तो डिटर्मिनेंट A इज 3। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना सीख गए। इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो तुम एक्सपैंड कर सकते हो। तो करना कुछ नहीं है, हर एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर, और किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो उससे तुम्हें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोगों से डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ही पूछा जाएगा। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हो तो हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो उसी रो या उसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करना चाहिए। तो एक्सपैंड करने के लिए हमें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे एक्सपेंशन बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें मैनर पता है, हम जानते हैं कि MIJ इक्वल टू क्या होता है, तो ith रो और jth कॉलम को छोड़ करके जो मैट्रिक्स मिला उसका डिटर्मिनेंट।
और अगर एम आई जे पता है तो सी आई जे पता है, मतलब कोफैक्टर पता है। कोफैक्टर क्या होगा, एम आई जे के बराबर ही होगा विथ प्रॉपर प्लस और माइनस साइन। कोफैक्टर्स में C11 प्लस M11 है, C12 माइनस M12 है, C13 M13 एंड सो ऑन। तो अगर मान लो कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो उसके लिए कोफैक्टर्स का साइन कुछ इस तरह से हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये कोफैक्टर्स का साइन हुआ। मतलब कोफैक्टर्स का साइन मतलब इस तरह से कि अगर माइनस पता है तो कोफैक्टर के लिए प्लस या माइनस लेना है, वो पता हो गया। अब हम लोग डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मान लो कि डिटर्मिनेंट का जनरल फॉर्म है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मान लो कि फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ए को ऐसे लिखना चाहिए, A11 इंटू इसका कोफैक्टर C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। ठीक है, और C11 इज इक्वल टू M11, और M11 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो जो मैट्रिक्स मिला उसका डिटर्मिनेंट A11 तो A11 है, C11 का मतलब ये हुआ A22 A23 A32 A33। इसको चाहो तो तुम लिख सकते हो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, मतलब ऐसा भी लिख सकते हो A22 A33 माइनस A32 इंटू A23। फिर सेकेंड टर्म है A12 इंटू C12, A12 तो A12 ही है, C12 होगा माइनस M12, C12 क्या होगा माइनस M12, मतलब यहाँ से अगर माइनस कंसिडर कर लें तो माइनस लिख दो, A12 लिखो, और M12 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ने के बाद में जो मिला उसका डिटर्मिनेंट। तो मिलेगा A21 A23 A31 A33 का डिटर्मिनेंट, तो A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड टर्म, तो A13 इंटू C13, C13 क्या है प्लस M13, यहाँ से भी प्लस ही है, और प्लस M13 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो A21 A22 A31 A32 का डिटर्मिनेंट, तो क्या मिलेगा, A21 A32 माइनस A22 A31। और यही चीज़ तुम्हें स्टैंडर्ड 11th में सिखाया गया था इन मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में बस तुम्हें ये सिखाया गया था कि फर्स्ट रो के अलॉन्ग कैसे एक्सपैंड करते हैं। तो तुम्हें बताया जाता था कि पहले प्लस साइन लेना है, फिर माइनस साइन लेना है, फिर प्लस साइन लेना है। तो जब पहला एलिमेंट लेते हैं A11, तो A11 में क्या करते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, और जो बचा उसमें बताया जाता था कि ऐसे और ऐसे कर दो, ऐसे और ऐसे कर दो, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, मतलब कि A22 A33 माइनस A32 A23। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर क्या किया जाता था, A12 लेते थे, जब इसको लेते थे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते थे, और हम लोग इसको और इसको कंसीडर करते थे, मतलब A21 A33 माइनस A31 A23। तो A12 की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ भी देखो वही चीज़ है, A21 A33 माइनस A23 A31, लेकिन यहाँ पे साइन क्या लेते थे, माइनस। फिर जब A13 कंसीडर करते थे तो पहले साइन प्लस लेते थे, और A13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देते थे, तो ये दोनों बचा,
और A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22 लिख देते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब फ्रीडम मिल चुका है। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रो के लॉन्ग ही एक्सपैंड करेंगे, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे तुम चाहो तो इस डिटर्मिनेंट को सेकेंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हो। चलो हम लोग सेकेंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग सेकेंड कॉलम, तो टेक्निकली इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो A12 इंटू C12 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A32 इंटू C32। तो हम ऐसा लिखेंगे A12 इंटू C12 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A32 इंटू C32। ये टेक्निकली लिखा है, लेकिन अगर हम लोग साइन के अकॉर्डिंग चलें तो साइन यूज करना चाहिए माइनस प्लस माइनस। तो लिखो पहले माइनस A12, और जब A12 लेंगे तो हम लोग फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे। तो बचा इतना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करो। तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस A12 इंटू A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। फिर इसको कंसीडर करो प्लस, तो प्लस A22 इंटू, अगर A22 कंसीडर किए तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, तो ये बचा और ये बचा। तो A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13, A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। फिर इसको कंसीडर करो माइनस को, तो माइनस A32 लो, तो माइनस A32 और जब इसको कंसीडर करेंगे तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे। तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो इतना बचेगा A11 A23 माइनस A21 A13, A11 A23 माइनस A21 A13। ठीक है, तो इससे भी डिटर्मिनेंट A मिल जाएगा। तो अब हम लोग माइनर कोफैक्टर यूज नहीं करेंगे, अब हम लोग सिंपल इस साइन का यूज करेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल कर देते हैं, उससे आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन दिया, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 1 0 1 0 माइनस 1 2 1 0 3। देखो किस रो या किस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, तो ऑब्वियसली सेकेंड कॉलम में। तो सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, तो वी हैव टू एक्सपैंड अलोंग सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम का साइन है माइनस प्लस माइनस। तो सेकेंड कॉलम में पहला एलिमेंट क्या है, जीरो। जीरो इंटू कुछ भी करोगे तो जीरो ही आएगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है, माइनस वन। तो माइनस वन में आगे प्लस लगाना है, तो प्लस माइनस वन इंटू इसके करस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उसको छोड़ दो। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो बचा क्या क्या, 1 1 1 3, तो 1 1 1 3। फिर साइन माइनस है और जीरो लेना है, तो जीरो इंटू कुछ भी तो जीरो मिलेगा। तो माइनस जीरो लिखो या प्लस जीरो लिखो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब इसको एक्सपैंड करना है, तो माइनस वन इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, तो माइनस 2। तो डिटर्मिनेंट कितना मिला, माइनस 2। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। x स्क्वायर 1 1 0 1 0 x 0। तो इस बार किस रो या किस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करना चाहिए, बताओ जल्दी। तो थर्ड रो के अलॉन्ग, क्योंकि थर्ड रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। थर्ड रो का साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस जीरो लिखो, फिर माइनस एक्स लिखो,
जब x लिए तो x वाले रो और कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा? x1 1 1, x1 1 1 का डिटर्मिनेंट, फिर प्लस 0, तो 0 0 तो चला गया। अब इसको एक्सपैंड करो तो -6, x -1 तो -2 + 6, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना सीख लिए। तो अब से हम लोग सिर्फ फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम लोग उस रो या उस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है इवैल्यूएट डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा 0। तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो देखा जाए किस रो या किस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। यहाँ पे एवरी रो या एवरी कॉलम में एक ही जीरो है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लो। तो लेट अस एक्सपैंड अलॉन्ग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर एक्सपैंड करें तो यहाँ पे साइन प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। तो सबसे पहले जीरो ले लें, तो जीरो इंटू कुछ भी क्या होगा? जीरो। फिर माइनस साइन अल्फा लिए, लेकिन माइनस साइन अल्फा में पहले माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फा इंटू इस रो और इस कॉलम को अगर छोड़ दिया जाए तो मिलेगा साइन अल्फा इंटू 0 0, फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा। तो माइनस 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 हो गया, मीन्स माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर हम कॉस अल्फा लेंगे तो इसमें पहले से प्लस होगा, तो प्लस कॉस अल्फा इंटू फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो मिला साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और माइनस 0 इंटू कुछ भी 0। ठीक है, ये तो 0 ही है। माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो मिला माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। फिर प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, क्या मिलेगा? तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू 0 तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा? 0। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में इवैल्यूएट डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा। तो इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। तो डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के पहले देख लो कि किस रो या किस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। तो हम देख सकते हैं कि सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, या फिर थर्ड रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है। तो आइदर स्पैंड अलोंग सेकेंड कॉलम और स्पैंड अलोंग थर्ड रो। तो लेट अस स्पैंड अलोंग थर्ड रो। तो पहले साइन डिसाइड कर लो। तो साइन ऐसे होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हम लोग थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले माइनस साइन अल्फा लेंगे और इसके आगे प्लस ही होगा, तो प्लस इंटू माइनस साइन अल्फा इज माइनस साइन अल्फा। अब माइनस साइन अल्फा वाले कॉलम और रो को छोड़ दो, तो इतना बच रहा है। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा। इसको ले सकते हो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा। तो इसको ले सकते हो साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा।
इसके बाद -0 इंटू कुछ भी 0, फिर प्लस कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा वाले रो और कॉलम को छोड़ दो तो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, मीनिंग कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इंटू माइनस साइन बीटा, तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों जगह माइनस साइन अल्फ़ा कॉमन है, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉमन निकाल लो, और पहले से माइनस साइन अल्फ़ा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अंदर में क्या बचा, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ तो -0 है, इसके बाद प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू अंदर में फिर कॉस अल्फ़ा कॉमन है, तो कॉस अल्फ़ा कॉमन निकाल लो, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अंदर क्या बचा, तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, 1, तो दिस इज 1 एज वेल एज दिस इज 1, तो क्या मिला, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1, तो इंटू 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, फिर मिल गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, 1 होगा, तो फाइनल आंसर इज 1। तो थोड़ा सा ट्रिगो का यूज हुआ, लेकिन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री था, कोई बड़ा बड़ा फॉर्मूला था नहीं, आराम से तुम प्रोसीड कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट 3x x1 इक्वल टू 3 2 4 1। यहाँ डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता तब उस केस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट में कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब हम ऐसा कमेंट नहीं कर सकते कि 3 = 3 होगा, x = 2 होगा, x = 4 होगा और 1 = 1 होगा। अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो और फिर सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस। तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो 3 × 1 -x × x, तो 3 - x²। और यहाँ से क्या मिलेगा, 3 - 8, 3 कैंसिल हो गया, तो -x² इक्वल टू -8, माइनस कैंसिल, x² 8 हुआ, तो x इक्वल टू क्या मिला, +-√8 मीन्स +-2√2। तो आंसर इज x इक्वल टू +-2√2। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट x² x1 0 2 1 3 1 4 इक्वल टू 28। तो गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में x का सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू बताना है। तो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो हम लोग उस रो या उस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम या फिर सेकेंड रो के अलॉन्ग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। तो लेट अस एक्सपैंड अलॉन्ग सेकेंड रो। तो पहले साइन डिसाइड करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो सेकेंड रो के लिए माइनस प्लस माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो पहले जीरो लिए, तो जीरो इंटू कुछ भी करोगे तो जीरो ही होगा। माइनस लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर +2 लिए, तो 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ दिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो x² × 4 -3 × 1, तो 4x² - 3। फिर 1 लो तो -1 हो जाएगा, इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो x² × 1 -3 × x, तो x² - 3x, राइट हैंड साइड में 28। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 4 × 8 x² -6 -x²,
प्लस 3x इक्वल टू 28। नेक्स्ट स्टेप में होगा 8x² माइनस x² 7x² प्लस 3x माइनस 6 माइनस 28 माइनस 34 इक्वल टू 0। तो 7 और 34 है, 7 टू 14 और 17, तो 17 माइनस 14 इज 3। तो लिख सकते हो 7x² प्लस 17x माइनस 14x माइनस 34 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन निकाल लो, 7x प्लस 17, यहाँ पे -2 कॉमन निकालो तो 7x प्लस 17 इक्वल टू 0। तो मिला x माइनस 2 इंटू 7x प्लस 17 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के बाद में आएगा x इक्वल टू 2 और -17/7। तो हमें सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू बताना है। तो -17/7 इज नॉट एन इंटीजर, तो इसको हम छोड़ देंगे। मेरा आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 2। तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज 2। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है।